नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी? तो ये सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये तीनों जो है एक कैसी धातु है? तो ये तीनों जो है क्षार धातु है। तीनों क्षार धातु है। और ये मैग्नीशियम जो है ये क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु है। तो सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम कैसा धातु है? तो क्षार धातु है, जिसमें से मैग्नीशियम जो है क्षारीय मृदा धातु है। और ये दोनों प्रकार की धातु जो है ये जो है दृश्य प्रकाश, ये दृश्य प्रकाश के साथ जो है ये दृश्य प्रकाश के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो धातु सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है, जो धातु सर्वाधिक जो है विद्युत धनात्मक होगा वो सर्वाधिक जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी जो धातु सर्वाधिक जो है विद्युत धनात्मक होगा वह सर्वाधिक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगा। और जितने भी संक्रमण धातु है यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो किसके साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा? तो पराबैंगनी किरण के साथ, पराबैंगनी किरण के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ये देखिए डी एलिमेंट जो होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, वो उसका एग्जाम्पल ले लीजिए क्या क्या होता है। तो जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ये सब जो है संक्रमण धातु की श्रेणी में आते हैं। इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सीजियम, यानी सीजियम जो है वो सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी। अगला प्रश्न है, एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए? परित्याग, पुनर्चक्रण, कमी, पुनः प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रण। देखिए प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक जो है वो किसका बहुलक होता है? तो वो होता है पॉलीथीन का बहुलक होता है। किसका? पॉलीथीन का बहुलक होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? तो C2H4 होता है। और प्लास्टिक के निपटान के लिए जो है वो 5R का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो 5R का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं 5R में? तो एक होता है रिफ्यूज, रीयूज, एक होता है रिड्यूस, एक हो जाएगा रिसाइकल, और एक होगा रिपर्पस। तो देखिए प्लास्टिक का अगर निपटान करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तो रिसाइकल करना होगा। क्या करना होगा? रिसाइकल करना होगा सबसे पहला काम। और दूसरा नंबर में क्या करना होगा? तो परित्याग करना होगा, यानी रिफ्यूज करना होगा। और तीसरा रीयूज करना होगा, और फिर रिड्यूस करना पड़ेगा। चौथा नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर रिपर्पस करना पड़ेगा। तो एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए? तो पुनर्चक्रण होना चाहिए। पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए जनरेटर के बारे में देख लेते हैं। जनरेटर जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या? तो एक होता है एसी जनरेटर और एक होगा डीसी जनरेटर। दोनों जो है किस पे काम करेगा? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इस पे काम करेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। और जनरेटर जो है एक एसी होता है, एक डीसी होता है। इसमें अंतर देख लेते हैं, मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। तो एसी जनरेटर में होता है, क्या होता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है स्लिप रिंग का। एसी जनरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? स्लिप रिंग का। वहीं डीसी जनरेटर की बात करें, डीसी जनरेटर में प्रयोग किया जाता है किसका? तो स्प्लिट रिंग का प्रयोग किया जाता है।
स्प्लिट रिंग जो है वो कैसा करंट देगा, तो डीसी करंट देगा, और स्लिप रिंग जो है वो कैसा करंट देगा, तो एसी करंट देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड जो है इसे टेबल सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेबल सॉल्ट कहा जाता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, H2O2 का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है तैलीय चित्रों को चमकाने में किया जाता है। तैलीय चित्रों को चमकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसका उपयोग एक चीज में और किया जाता है, किसमें, प्रणोदक में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग प्रणोदक में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है क्या, तो कास्टिक सोडा बोला जाता है। तो नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं वृषण हार्मोन यानी एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव करती है। तो देखिए, सर्टोली कोशिकाएं, यहाँ क्या होता है, तो यहाँ जो है, यहाँ शुक्राणु का क्या होता है, तो यहाँ शुक्राणु का परिपक्वन होता है। और लेडिंग कोशिकाएं, हमारा आंसर हो जाएगा लेडिंग कोशिकाएं। एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन क्या होता है, तो एंड्रोजन जो है वो पुरुषों में द्वितीयक लक्षणों में क्या करता है, तो वृद्धि करता है। एंड्रोजन जो है वो पुरुषों में द्वितीयक लक्षणों में वृद्धि करने का काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लेडिंग कोशिकाएं। मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं वृषण हार्मोन का संश्लेषण और स्राव करती है, तो लेडिंग कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, कॉर्क कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण जलरोधी होती है, तो यह हो जाएगा सुबेरिन के कारण। क्या होगा, जलरोधी हो जाएगा। क्यूटीन क्या होता है, तो यह देखिए रेगिस्तानी पादपों के पत्तियों पर पाया जाता है। एक मोमीय जल विकर्षक पदार्थ होता है, मोम की तरह होता है, चिपचिपा टाइप का, जो पत्ती पर जो जल रहता है उसे नीचे गिराने का काम करता है। क्यूटीन क्या है, तो यह मोमीय जल विकर्षक पदार्थ है। यह कहाँ अधिकतर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है रेगिस्तानी पादपों के पत्तियों पर। लिग्निन क्या होता है, तो लिग्निन जो है लकड़ी को कठोर बनाता है। लिग्निन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ होता है, तो लकड़ी को कठोर बनाने में। और सेलुलोज जो है यह किससे निर्मित होता है, तो यह ग्लाइकोजेन से निर्मित होता है। किससे होता है, ग्लाइकोजेन से निर्मित होता है। इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो C6H10O5 होल N। और सेलुलोज जो है, ये सेलुलोज सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ जो है, जितना भी सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है वो किसका बना होता है, तो वह सेलुलोज का ही बना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुबेरिन। कॉर्क कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण जलरोधी होती है, तो सुबेरिन के कारण। अगला प्रश्न है, अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को किसमें विभाजित किया गया है, स्वपोषी और परपोषी, अकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, वायवीय, जलीय और स्थलीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायवीय, जलीय और स्थलीय। देखिए, अरस्तु को क्या कहा जाता है, तो अरस्तु को क्या कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, और अरस्तु को और क्या कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने जीवों को 3 आधार पर वर्गीकृत किया था, एक वायवीय और एक जलीय और एक स्थलीय। अरस्तु ने
तीन आधार पर वर्गीकृत किया था जीवों को, एक वायवीय और जलीय और स्थलीय। देखिए व्हीटेकर, व्हीटेकर के बारे में जान लेते हैं। व्हीटेकर जो था, व्हीटेकर व्हीटेकर जो था ये जीवों को 5 भागों में बांटा था। कितने भाग में? 5 भागों में। कौन कौन? तो एक हो जाएगा मोनेरा जगत, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा एनिमेलिया, एनिमेलिया, और पांचवा प्लांटी। पांचवा किस में विभाजित किया था? तो प्लांटी में। तो व्हीटेकर ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? तो 5 जगत में। एक मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वायवीय, जलीय और स्थलीय। अगला प्रश्न है, लोहे के संरक्षण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो लोहे के संरक्षण को रोकने के लिए जो है वो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के साथ विसमांगी मिश्रण बनाएंगे? तो कौन कौन बनाएंगे विसमांगी? विसमांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? विसमांगी मिश्रण का मतलब होता है कि इसमें पदार्थों का संगठन जो है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। पदार्थों का संगठन, इसमें पदार्थों का संगठन जो है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। देखिए ऑप्शन से मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 3। एक में है साधारण नमक और 3 में है पानी। तो साधारण नमक और पानी को मिलाएंगे, साधारण नमक और पानी को अगर मिलाते हैं तो यह जो है समांगी मिश्रण बना लेगा, समांगी मिश्रण बनाएगा, यह पूरी तरह से घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है 1 और 4। एक में है साधारण नमक और फिर है 4 में नींबू का रस। नींबू का रस जो है, तो नींबू का रस जो है ये भी साधारण नमक के साथ जो है समांगी मिश्रण बना लेगा, समांगी मिश्रण बना लेगा। ऑप्शन नंबर सी है 2 और 4, रेत और नींबू का रस, रेत प्लस नींबू का रस। तो ये देखिए ये नहीं मिल पाएगा अच्छी तरह से। ये जो है पदार्थ का संगठन, ये दोनों पदार्थों का संगठन जो है वो भिन्न भिन्न हो जा रहा है, रेत और नींबू का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 4 कौन कौन? तो रेत और नींबू का रस। डी में देख लेते हैं क्या, 3 और 4 पानी और नींबू का रस, ये भी समांगी मिश्रण बना लेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? तो देखिए पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग, पलायन वेग का सूत्र होता है √2gr बराबर इसको √2gm/r लिख सकते हैं। यहाँ जो है m जो है ये वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, ये जो है केंद्रीय वस्तु का द्रव्यमान है। जैसे पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग, तो पृथ्वी m का पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ। और चंद्रमा का देखिए पलायन वेग कितना होता है? तो चंद्रमा का पलायन वेग होता है कितना? तो हो जाएगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। वही अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसमें कह रहा है कि किस पर निर्भर करता है पलायन वेग जो है वो किस पर निर्भर करेगा? तो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं, प्रेक्षण की दिशा पर बिल्कुल नहीं, प्रेक्षण किए जाने के स्थान पर। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि प्रेक्षण किए जाने के स्थान पर, जैसे चंद्रमा पर अगर प्रेक्षण किया जा रहा है तो उसका पलायन वेग अलग हो जाएगा, और पृथ्वी पर किया जा रहा है तो उसका पलायन वेग अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है?
काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। p² का मतलब हुआ संवेग का वर्ग हो जाएगा बटा 2 गुने द्रव्यमान। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जो बराबर उसको नियत कर देंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न में कह रहा है कि संवेग समान है, यानी कि संवेग को नियत कर देंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी समानुपाती हो जाएगा समानुपाती किसके हो जाएगा, तो 1/2m का। यहाँ p को संवेग को नियत कर दिए हैं, यानी कि संवेग यहाँ समान है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो जो बराबर उसको नियत करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट है जो बराबर उसे क्या कर देना है, नियत करना है। तो यहाँ बराबर है संवेग, तो संवेग को यहाँ हम नियत कर दिए हैं, तो क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती 1/2m। यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर जिसका द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर द्रव्यमान कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है हल्के पिंड तथा भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो गतिज ऊर्जा जो है किसकी अधिक होगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा, यानी कि हल्के पिंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक है। तो देखिए प्रोटीन जो है, ये शरीर के निर्माण के लिए उपयोग होता है। शरीर के निर्माण के लिए किस में उपयोग होता है, तो शरीर के निर्माण में। और रुक्षांश क्या है, तो रुक्षांश जो है वो छोटी या बड़ी आंत में जो भी फंसा होता है उसे बाहर निकालने का काम करता है। और वसा क्या करता है, तो वसा शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देता है। और खनिज पदार्थ जो शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक है, कौन कौन है, आइए इसे देख लेते हैं। इसमें आंसर हमारा हो जाएगा कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व तो मानव शरीर के लिए आवश्यक है, तो खनिज पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए। आइए खनिज पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए कौन कौन से खनिज पदार्थ आवश्यक है उसे देख लेते हैं। एक तो है लोहा, Fe2+ आयन, Fe2+ आयन। यह जो है Fe, यह जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक है। किसके निर्माण में, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में। और शरीर के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम, Ca+2 आयन। ये किसके लिए, तो यह हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों को मजबूत बनाने में, किसमें, तो हड्डियों के निर्माण में। और क्या जरूरी है, जैसे फास्फोरस, तो फास्फोरस जो है शरीर की अम्लता एवं क्षारकता के बीच संतुलन बनाता है। शरीर की अम्लता एवं क्षारकता के बीच क्या करता है, संतुलन बनाता है, के बीच संतुलन बनाएगा। एक हो जाएगा सोडियम भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। सोडियम का क्या कार्य होता है, तो धमनी एवं शिरा में, इसमें धमनी एवं शिरा में रक्तदाब का नियंत्रण करता है। रक्तदाब का नियंत्रण करेगा कौन, तो सोडियम। तो मैंने बताया कि लोहा जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक है। कैल्शियम हड्डियों के मजबूती या हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। और फास्फोरस अम्लता एवं क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। सोडियम जो है धमनी एवं शिराओं में रक्तदाब का नियंत्रण करता है। और शरीर के लिए कौन सा खनिज लवण का आवश्यकता है, तो और है पोटेशियम क्या करता है, तो यह हृदय दाब का नियंत्रण करता है। कौन, तो पोटेशियम। एक होता है क्लोरीन जो है यह शरीर को CO2 बाहर निकालता है, शरीर से CO2 को बाहर निकालता है। तो शरीर से CO2 को बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो क्लोरीन। और पोटेशियम जो है वो हृदय दाब का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, कली चूना में पानी मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, तो कैल्शियम। यहाँ सारा कैल्शियम दिया हुआ है, तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है,
तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 40 होता है। और इसकी प्रकृति कैसी है, कैल्शियम की प्रकृति जो है वो क्षारीय मृदा धातु है। कैसी प्रकृति है, तो यह एक क्षारीय मृदा धातु है। और कैल्शियम के ऑक्साइड कौन कौन होते हैं, तो एक होता है CaO, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्विक लाइम कहा जाता है, क्विक लाइम, यानी इसे कली चूना कहा जाता है, कली चूना कहा जाएगा। और कैल्शियम का ऑक्साइड कौन होता है, तो CaOH2, इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे भाखरा चूना कहा जाएगा, भाखरा चूना। और एक होता है CaCO3, इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है, या कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, या संगमरमर भी कह सकते हैं। तो कैल्शियम के ऑक्साइड कौन कौन हो गए, CaO यानी इसे क्विक लाइम कहा जाता है यानी कली चूना, और CaOH2 को भाखरा चूना कहेंगे, और CaCO3 को चूना पत्थर कहेंगे। देखिए यह प्रश्न में कह रहा है कि कली चूना में पानी मिलाने पर क्या होगा, तो कली चूना में पानी मिलाते हैं यानी CaO को इसमें पानी मिलाते हैं यानी H2O मिलाते हैं, तो ये बनाएगा क्या, CaOH2 बना देगा। और क्या है, जब चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो चूना जल का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, तो दूधिया हो जाएगा। जब, ये याद रखिएगा, जब चूना जल में CO2 प्रवाहित करेंगे तो यह कैसा रंग हो जाएगा, तो यह जल को दूधिया बना देगा। और जब दूधिया चूना जल में CO2 प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, तो यह चूना जल का जो रंग था उसे क्या कर देगा, दूधिया से रंगहीन कर देगा, तो मैंने क्या बताया कि जब चूना जल में CO2 प्रवाहित करते हैं, कौन से जल में, चूना जल में, तो यह जल को दूधिया बना देता है। और जब दूधिया चूना जल में फिर से CO2 प्रवाहित किया जाता है तो यह क्या करेगा, तो यह चूना जल का रंग दूधिया से रंगहीन बना देगा। अगला प्रश्न है, सॉरी इसका कौन सा आंसर हो, ऑप्शन नंबर C कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, मुख गुहिका मानव डैश 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 तंत्र का एक हिस्सा है। मुख गुहिका जो है वो किसका हिस्सा है, तो वो पाचन का हिस्सा है। देखिए मुख गुहिका के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो मुख गुहिका के अंतर्गत आता है, पहला तो आपका ये जीभ आ जाएगा, जीभ, दूसरा जो है वो आ जाएगा दांत, और इसके अंतर्गत आ जाएगा लार ग्रंथि। तो देखिए लार ग्रंथि जो है वो कौन सा एंजाइम देगा, तो ये निकालेगा टाइलिन एंजाइम, कौन सा, टाइलिन एंजाइम निकालेगा। और एंजाइम जो है भोजन को छोटे छोटे कणों में क्या करता है, तो तोड़ता है। टाइलिन एंजाइम जो है भोजन को क्या करता है, तो छोटे छोटे कणों में तोड़ेगा, तो मुख गुहिका मानव